नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मुरारीलाल दाइमा। आज हम कौटिल्य के परराष्ट्र सिद्धांतों में जो सैद्धांतिक पक्ष हैं उसकी चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने परराष्ट्र संबंधों के अंदर जो सैद्धांतिक स्वरूप है उसमें उपायों की बात की थी। जिसने 4 तरह के उपाय बताए थे, साम, दाम, भेद और दंड। फिर षाटगुण नीति की बात की थी, संधि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय और द्विवेदी भाव की। आज हम बात करेंगे मंडल सिद्धांत की कि मंडल सिद्धांत के अंतर्गत कौटिल्य ने राज्यों का एक भौगोलिक आधार पर विवेक सम्मत वर्गीकरण प्रस्तुत किया है कि अंतर्राज्य संबंधों में एक ही राज्य जो राज्य है विजुगीषु से मित्रता या शत्रुता को कौटिल्य ने मुख्य जो आधार भौगोलिक की स्थिति में उसका मुख्य आधार मानकर उसके आधार पर यह मंडल सिद्धांत का वर्गीकरण करता है। तो कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के अंतर्गत कुल 72 प्रकृतियों का उल्लेख है, जिसके केंद्रीय बिंदु को जिसे विजुगीषु कहा है उसके संबंध में अन्य राजाओं का वर्गीकरण है। विजुगीषु के अग्रभाग में स्थित जिस राज्य की सीमा उसके राज्य से मिलती है या टकराती है उसे अरि यानी शत्रु कहा गया। उसके पश्चात मित्र, उसके पश्चात अरिमित्र, फिर मित्र और फिर अरिमित्र। इस तरह से 5 हैं कि विजुगीषु केंद्र में है, उसके अग्रभाग में विजुगीषु के जो पहला जो राज्य उसकी सीमा से लगता हुआ है वो अरि शत्रु प्रकृति का होगा, उसे अरि की संज्ञा दी। उसके बाद मित्र की जो क्योंकि उससे जो उसकी टच हो रही है तो वो उसका शत्रु, तो जो शत्रु है वो उसका मित्र, विजुगीषु का मित्र हो गया। फिर अरिमित्र हो गया, फिर मित्र हो गया, फिर अरिमित्र, ये 5 हो गए। उसी प्रकार पीछे के भाग में पाशनिग्रह, ये भी शत्रु प्रकृति का है। फिर आक्रांत, ये मित्र प्रकृति का है। फिर पाशनिग्रह सार और फिर आक्रांत सार। इस तरह से कौटिल्य ने अग्रभाग में 5 और पृष्ठभाग में 4 राज्यों का उल्लेख किया है। इसके बाद कौटिल्य के ये कहता है कि विजुगीषु के अग्रभाग की भांति पृष्ठभाग में शत्रु और मित्र राजाओं की जो परंपरा है उसके साथ साथ 2 अन्य राज्य भी होते हैं। एक मध्यम जो जिसकी शत्रु और विजुगीषु से सीमाएं मिलती हैं वो मध्यम होता है, एक उदासीन होता है जो दूर स्थित होता है। तो इस तरह से कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में 12 राज्य, पहला विजुगीषु, अग्रभाग में 5, 6 और पृष्ठभाग में 4, 10 और 2, एक मध्यम एक उदासीन, तो 12 राज्य ये कौटिल्य बताता है। फिर कहता है कि प्रत्येक जो 12 राज्यों में हैं उनके प्रत्येक राज्य की 5-5 ध्रुव प्रकृतियां होती हैं। और प्रत्येक राज्य की 5 ध्रुव प्रकृतियां अमात्य, कोश, दुर्ग, बल और राष्ट्र, यानी अमात्य, कोश, दुर्ग, बल यानी दंड और राष्ट्र, ये प्रत्येक राज्य की प्रकृति हो गई। तो मंडल सिद्धांत के में कितनी संख्या हो गई? 12 × 5 60 और प्लस 12 यानी 72। तो इस तरह से 72 प्रकृति का उल्लेख वो करता है। फिर कौटिल्य ने राज्य मंडल की तुलना एक चक्र से की है और ये प्रतिपादित किया है कि चक्र के जो मध्य में है जो नेता है वो विजुगीषु को होना चाहिए। वह राज्य मंडल रूपी चक्र का क्या है, एक वो है। फिर उसको अपने मित्र राजाओं को नेमी, पास के राजाओं को अरा और स्वयं को नाभि स्थान में समझते हुए इस मंडल सिद्धांत का वो रचना करता है। अब हम थोड़ा सा जो घटक मैंने नाम बताए, विजुगीषु, अरि, मित्र, मध्यम, उदासीन, इसकी चर्चा कर लेते हैं। विजुगीषु, कौटिल्य ये कहता है कि मंडल के जो राज्य मंडल है उसके केंद्र में जो स्थित जो राजा है वो विजुगीषु है। राज्य मंडल के अन्य राजाओं का नामकरण उसी के संदर्भ में किया जाता है। ये अब विजुगीषु यानी कि जो मध्य में स्थित है। कौटिल्य ने प्रतिपादित किया कि जो राजा आत्मसम्मान, अमात्य आदि द्रव्य प्रकृति से संपन्न होंगे, जो नीति का आश्रय लेने वाला हो, उसे विजुगीषु कहते हैं। फिर है अरि। मंडल के प्रसंग में कौटिल्य ने अरि ऐसे राजा को कहा जिसके राज्य की सीमा विजुगीषु के राज्य से मिलती है।
सीमा संबंधी विवादों के कारण निकटवर्ती राजाओं में प्राय विग्रह बना रहता है, द्वेषता बनी रहती है। इसलिए वो अरि राज्य विजुगिसु के अग्रभाग में और पृष्ठभाग में दोनों तरफ होते हैं। तो इस तरह से दोनों भागों में उन्होंने इनका उल्लेख किया है। फिर मित्र है कि कौटिल्य ये कहता है कि शत्रु 3 तरह के होते हैं, स्वाभाविक, दयाभागी और सहज शत्रु। और मित्र होते हैं, ये राज्यमंडल का एक आवश्यक अंग है कि सामरिक दृष्टि से भी इसकी स्थिति महत्वपूर्ण होती है कि मित्र राज्य की प्रकृतियों के महत्व के रूप में उसका उल्लेख करता है और मित्र राष्ट्रों को महत्वपूर्ण स्थान देता है, जिससे युद्ध की संभावनाएं कम से कम हो और राज्य में शांति व्यवस्था बनी रहे। फिर मध्यम और उदासीन की वो बात करता है कि विजुगिसु, अरि और मित्र के अतिरिक्त राज्य मंडल में 2 प्रकार के राज्य जो जैसे मध्यम और उदासीन की संज्ञा उसने दी है, वो भौगोलिक आधार पर। तो ये हमने मंडल सिद्धांत की बात की। अब हम बात करेंगे परराष्ट्र नीति एवं राजनयन के जो प्रक्रियात्मक जो पक्ष हैं, जो व्यवहारिक पक्ष हैं, कि कौटिल्य ने परराष्ट्र नीति के संचालन के लिए सैद्धांतिक पक्षों के साथ साथ व्यवहारिक पक्षों का भी प्रतिपादन किया है। और उसके लिए उसने सबसे पहले दूत व्यवस्था की बात की है कि कौटिल्य ने दूतों की नियुक्ति, उनके सामान्य और विशिष्ट कार्यों तथा दूतों की विशेषाधिकारों, उनकी नियुक्तियों के बारे में विस्तार से चर्चा की है कि दूत को राजा का मुख माना है तथा उसकी नियुक्ति और उसके जो प्रस्थान की जो रीति है, उनके सबके बारे में बहुत बारीकी से वर्णन किया गया कि दूत के समक्ष प्राणों का संकट भी उपस्थित हो जाए तो भी उसे राजा का संदेश अब दूसरे राजा तक पहुंचाना और चाहिए और यथार्थ रूप में राजहित में उसे पहुंचाना चाहिए। कि राजा को ये परामर्श देता है कौटिल्य कि दूत की नियुक्ति बहुत ही सावधानी पूर्वक की जानी चाहिए, कि उसकी नियुक्ति योग्यता, निष्ठा को भली भांति परीक्षण करने के बाद करनी चाहिए, मंत्रियों से मंत्रणा करने के बाद दूत की नियुक्ति की जानी चाहिए। फिर दूतों की जो श्रेणियों की वो बात करता है कि कौटिल्य ने दूत की 3 श्रेणियां बताई, जिसमें निःशस्त्रार्थ, परिमिथ्यार्थ और शासनहार। निःशस्त्रार्थ यानी कि ऐसा दूत जिसमें अमात्य के सब गुण मौजूद हों, जो अमात्य की स्थिति रखता हो, उसे विदेशी राजा से के साथ संधि करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। फिर है परिमिथ्यार्थ। परिमिथ्यार्थ में अमात्य के लिए आवश्यक गुणों का 1/4 भाग होता है। इस दूत को किसी निश्चित मामले में समझौता करने के, कोई निश्चित चीज दे के उस मामले में वो समझौता कर सकता है, वह ऐसा ही समझौता करता है जिसका उसे आदेश दिया जाता है। और तीसरी श्रेणी है शासनहार। कौटिल्य ने दूत की इस शासनहार को निम्न श्रेणी का माना कि यह केवल राजकीय संदेश को पहुंचाने का कार्य करता, उसे कोई संधि या समझौता करने का अधिकार नहीं होता है। तो ये 3 तरह के दूत बताया, निःशस्त्रार्थ, परिमिथ्यार्थ और शासनार्थ। फिर दूत की योग्यता की बात का उल्लेख करता है। कौटिल्य ये कहता है कि दूतों के लिए आवश्यक जो गुण हैं उनका होना चाहिए। जैसे निःशस्त्रार्थ दूत के लिए वह कहता है कि उसमें अमात्य के जो गुण हैं वो उसमें होने चाहिए। कौटिल्य ने दूतों में साहस, निर्भीकता, अहंकार रहित व्यवहार, स्त्री प्रसंग तथा मद्यपान जैसे व्यसनों के प्रति अनासक्ति, परिस्थितियों को पहचानने की क्षमता आदि गुण उसमें होने चाहिए। फिर दूतों के कार्य का उल्लेख करता है कि अर्थशास्त्र में दूत का जो मुख्य कार्य है वो संधि विग्रह से संबंधित माना गया है कि दूत के कार्य, लेकिन उसके अलावा भी दूत के बहुत सारे कार्य हैं, जैसे शत्रु देश के वन रक्षक, सीमा रक्षक, नगर निवासियों तथा जनपदवासियों से संबंध स्थापित करना, उनसे मेलजोल बढ़ाना, सेनाओं के ठहरने योग्य युद्ध भूमि और अवसर आने पर अपनी सेना को भागने योग्य उपयुक्त स्थानों या रास्तों का पता लगाना कि जब युद्ध हो जाए तो ये स्थिति भी उसको जानकारी में होनी चाहिए। शत्रु राजा के दुर्ग, उसके राज्य की सीमाओं, उसकी आमदनी क्या है, उपज, आजीविका के साधन, राष्ट्र रक्षा के तरीके, वहाँ की गुप्त भेदों एवं वहाँ की बुराइयों का भी उसे जानकारी लेनी चाहिए। शत्रु के कर्मचारियों को अपने पक्ष में करने के कार्य तथा विरोधी पक्ष को वश में करने के कार्य ये गुप्तचरों का द्वारा किया जाना चाहिए। ये तो दूत के बारे में वो बताता है। फिर इसके अलावा कि दूतों के मुख्य कार्य इसके साथ साथ और क्या होंगे, प्रेषण, अपने राजा के संदेश को पहुंचाना, संधि पालक संधि करना, यह ध्यान रखना कि उनका यथोचित रूप से पालन हो रहा है कि नहीं, संधि का पालन हो रहा है कि नहीं है।
प्रताप अवसर के अनुसार विदेशी राजा को चुनौती देना, मित्र संग्रह, अन्य राजाओं के साथ मैत्री करना, सूर्योदय भेद, जिन दो राजाओं में मैत्री संबंध हो उनमें परस्पर विग्रह करवाना, उपजाप, विदेशी राजाओं के में षड्यंत्र करना, चार ज्ञान, विदेशी राजाओं के गुप्तचरों की गतिविधियों का पता लगाना, पराक्रम, आवश्यकता पड़ने पर पराक्रम प्रदर्शित करना, और नौवा काम है समाधि मोक्ष, जिस विदेशी राजा के साथ जो संबंध विद्यमान हो उसे भंग कर नए संबंध स्थापित करना। तो ये दूत के कार्य बताए। अब बात आती दूत के कार्य पद्धति। कार्य पद्धति क्या होगी कि दूतों को गूढ़ पुरुषों की भांति गुप्त रूप से नहीं बल्कि एक राजा के द्वारा दूसरे राज्य में उसकी अनुमति से उसको भेजा जाता है, सीमा में प्रवेश कराया जाता है कि राजा के सम्मुख उपस्थित होकर दूत को उसके अंतर्भाव को समझने की चेष्टा करनी चाहिए, उसके कार्यों को और उसकी चेष्टाओं को देखकर प्रसन्नता का भाव उसे जानना चाहिए। कौटिल्य कहता है कि यदि दूसरे राजा की वाणी में, दृष्टि में, मुख मुद्रा में प्रसन्नता झलकती है तो वह दूत को की बातों को आदरपूर्वक सुनता है, दूत को के प्रसन्न को और अभिष्ट को प्रकट करने की स्वतंत्रता देता है, दूत के स्वामी राजा के कुशल क्षेम तथा गुणों के प्रति उसकी उत्सुकता दूत को आदरपूर्वक समीप बिठाता है, राजकीय उत्सवों पर दूत को भी निमंत्रण देता है, दूत के प्रत्येक कार्य पर उसे विश्वास हो तो समझना चाहिए कि उस राज्य से उसके संबंध अच्छे हैं, प्रसन्न हैं। कौटिल्य ये भी कहता है कि यदि दूत इसके विपरीत आचरण देखे तो उसे समझ लेना चाहिए कि दूसरा राजा उस पर रुष्ट है। कौटिल्य ने दूत को परामर्श दिया है कि वह रुष्ट राजा को यह कहकर उसके क्रोध को शांत करे कि स्वामी आप हो अथवा दूसरा कोई भी राजा हो, दूत सभी का मुख होता है, उसी के माध्यम से राजा पारस्परिक वार्ता विनिमय करते हैं, दूसरे की कही हुई बात को दोहरा देना ही मात्र दूत का कार्य है। फिर दूतों के विशेषाधिकार यानी कि उनकी उन्मुक्तियाँ कि पर राष्ट्र में अपने दूत को भेजने पर उसे उसके लिए धन, वाहन, उसको भत्ते आदि का समुचित प्रबंध राजा को द्वारा किया जाना चाहिए। कौटिल्य ये कहता है कि शासनहार दूत से न तो नदी पार करने का शुल्क लिया जाना चाहिए और न उसके अनुयायियों को असमय अथवा घाट के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर नदी पार करने के लिए दंड दिया जाना चाहिए। कौटिल्य ने दूत को आत्मरक्षा का अधिकार भी दिया है और स्पष्ट किया है कि दूत चाहे चांडाली क्यों न उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। रामायण में भी है कि दूत को नहीं मारा जा सकता। ये तो हमने दूत व्यवस्था की बात की। अब बात करते हैं गुप्तचर व्यवस्था की कि कौटिल्य ने दूतों की गतिविधियां तथा उसके राज्य की नीतियों व कार्यों की निरंतर जानकारी रखने के लिए गुप्तचर व्यवस्था का भी उल्लेख किया है। सबसे पहले गुप्तचरों के प्रकार बताए हैं कि कौटिल्य ने कहा कि एक स्थान पर स्थित जो गुप्तचर हैं वो 5 तरह के होते हैं, जैसे काप्टिक कि दूसरे के रहस्य को जानने वाला, दबंग विद्यार्थी के व्यूज में रहने वाला ऐसा व्यक्ति वो, लेकिन काम का उसका गुप्तचर का हो वो काप्टिक होता है। दूसरा है उदास्थित यानी कि जो सन्यासी वेशधारी अपने शिष्यों सहित कृषि, पशुपालन, व्यापार के नियत स्थानों पर रहकर अपना कार्य करने वाला, उसको उदास्थित नाम दिया। तीसरा है गृहपति बुद्धिमान, पवित्र हृदय, गरीब किसान के वेश में रहने वाला लेकिन काम गुप्तचर का हो। विदेहक बुद्धिमान, पवित्र हृदय, गरीब व्यापारी के वेश में रहने वाला, ऐसे व्यक्ति को विदेहक कहा। और तापस जीविका के लिए सिर मुंडवा ले, जटा धारण कर ले, राजा का कार्य कर, ऐसे व्यक्ति को उसने तापस नाम का गुप्तचर कहा। फिर ये तो है एक जगह स्थित रहने। फिर इसके अलावा भ्रमणशील गुप्तचरों की भी उल्लेख किया है। 4 तरह के भ्रमणशील गुप्तचर हैं कि गुप्तचरों जो कौटिल्य ने ऐसे गुप्तचरों को संचार की संज्ञा दी है जो घूम घूम कर कार्य करते हैं। तो पहला है सत्री कि ऐसे गुप्तचरों को जो राजा के संबंधी न हो किंतु उनका पालन पोषण राजा के द्वारा किया गया हो, जो समुद्र विद्या, ज्योतिष, व्याकरण आदि विद्या, वशीकरण, इंद्रजाल, धर्मशास्त्र, शकुन शास्त्र, पक्षी शास्त्र, काम शास्त्र, नाचने गाने की कला में निपुण हो तो कौटिल्य ने उसे सत्री की संज्ञा दी है। फिर है तीक्ष्ण, देश में रहने वाले ऐसे व्यक्तियों को जो धन के लिए अपने प्राणों की भी परवाह न करके हाथी, बाघ और सांप से भी भिड़ जाएं, कौटिल्य ने उसे तीक्ष्ण कहा। रसद, ऐसे व्यक्ति जो बंधुओं से भी स्नेह न रखने वाले, क्रूर प्रकृति के से आलसी स्वभाव वाले व्यक्ति को कौटिल्य ने रसद यानी जहर देने वाला
परिवार्जिका आजीविका के इच्छुक दरिद्र, प्रौढ़, विधवा, दबंग, ब्राह्मणी निवास में सम्मानित, प्रधान आमात्यों के घरों में प्रवेश पाने वाली, सन्यासिनियों के वेश में गुप्तचर का काम करने वाली स्त्रियों को कौटिल्य ने परिवार्जिका का नाम दिया है। तो इस प्रकार मुंडा अर्थात मुंडित, बौद्ध भिक्षुणी और वृक्षली आदि नारी गुप्तचरों का भी संचार गुप्तचर की श्रेणी में रखा। तो कौटिल्य ने स्त्री और पुरुष दोनों को गुप्तचर के रूप में की व्यवस्था की वो बताता है। राजा को शत्रु, मित्र, मध्यम आदि राजाओं के घरों तथा उनके मंत्री पुरोहितों के घरों में काम करने वाले कुबड़े, बोने, नपुंसक, कारीगर, स्त्रियों, गूंगे तथा अन्य प्रकार के मलय जाति के पुरुषों को गुप्तचर के रूप में नियुक्त करने की भी सलाह देती है, जिससे उसे आंतरिक सूचनाएं प्राप्त हों। इसके अलावा कौटिल्य का ये मत है कि वनों में शत्रु की प्रत्येक गतिविधि का पता कर लगाने के लिए वानप्रस्थी वनवासी लोगों को गुप्तचर पे नियुक्त किया जाना चाहिए। फिर गुप्तचरों की प्राप्त सूचनाओं के सत्यापन की भी कौटिल्य बात करता है। कौटिल्य ये कहता है कि शासक को गुप्तचरों से प्राप्त सूचनाओं को सत्यता की जांच करने के पश्चात ही उनके अनुरूप कार्य करने या निर्णय लेने होगा कि जब तीन गूढ़ पुरुष जो एक दूसरे को नहीं जानते हों और एक ही प्रकार के प्रतिवेदन प्रस्तुत करें तभी यथार्थ उसे स्वीकार करें। इसलिए बार बार परस्पर विरोधी प्रतिवेदन देने वाले यानी गलत सूचना देने वाले गुप्तचर को दंड देने की बात भी कौटिल्य करता है। अगली क्लास में हम बात करेंगे युद्ध के संबंध में और कौटिल्य और मेकियावली के संबंध में। धन्यवाद।